watching your biology mentor निधि। So आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा क्लास 9th बायोलॉजी का सिलेबस, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो अब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बेसिकली हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं या फिर जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उन सब की बेसिक थ्योरी यानी कि बेसिक जो सबसे छोटी यूनिट है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी आर डायरेक्टली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हु डिस्कवर्ड। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। ठीक है, अब बारी आती है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट फर्स्ट इज हु डिस्कवर्ड सेल। ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोगों को ये पता होगा कि हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक। ठीक है, कौन से ईयर में डिस्कवर किया था? ईयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन द ईयर 1665। ओके ओके, एक बार दोबारा अच्छे से लिखते हैं 1665। अब कहाँ पे डिस्कवर किया था इन्होंने एग्जैक्टली? इनके पास इन्होंने एक खुद का हैंडमेड माइक्रोस्कोप बनाया था। अब जो हैंडमेड माइक्रोस्कोप था उसके अंदर मतलब ये होता है जैसे छोटे से बच्चे को कोई नया सा खिलौना दे देते हैं हम लोग, तो दिन भर जो है उसके साथ खेलता रहता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। तो सेम रॉबर्ट जो हुक थे उन्होंने जो अपना माइक्रोस्कोप बनाया था उसके साथ वो दिन रात एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, उनके जो माइक्रोस्कोप के नीचे एक्सीडेंटली एक कॉर्क का पीस आ गया। अब कॉर्क क्या होता है? बेसिकली कॉर्क जो होती है वो होता है आपका जो पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है, इनकी बार्क होती है, उसका एक पीस आया। ठीक है, सो बेसिकली इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर कॉर्क सेल में एग्जैक्टली क्या देखा था? स्मॉल रूम्स, STR मींस स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इन्होंने कॉर्क सेल के अंदर क्या देखा था? स्मॉल रूम्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसे इन्होंने स्पेसिफिक एक नाम दिया था, दैट इज हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जिसको इन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है, तो ये ऐसे हुई थी आपकी सेल की डिस्कवरी। ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ सीधी सी बात है, जो हमारे रॉबर्ट हुक थे उन्होंने एक अपना खुद का माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था। ठीक है, इन द ईयर 1665। अब जैसे छोटे छोटे बच्चों की आदत होती है, जैसे उन्हें कोई नया खिलौना मिल जाता है वो उसके साथ दिन रात खेलते रहते हैं, अलग अलग चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सेम हमारे रॉबर्ट हुक को हर एक चीज को उस माइक्रोस्कोप के नीचे देखने की आदत थी। एक दिन एक कॉर्क सेल यानी कि प्लांट सेल था, ये प्लांट सेल उनके सामने आया और उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे रूम लाइक कंपार्टमेंट्स हैं उसमें, जैसे कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, जब उसमें से हम शहद को बाहर निकाल लेते तो कुछ वैसा सा स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला। किसका? इस कॉर्क सेल का। और उन्होंने छोटे छोटे रूम्स को क्या नाम दिया? सेल का नाम दिया। अब कुछ और एक इम्पॉर्टेंट नाम है जो आप लोगों को पता होना चाहिए रिगार्डिंग सेल। ठीक है, सो वन बाय वन आई एम गोइंग टू राइट इट फॉर यू ऑल गाइज। अब आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें 3 मेन साइंटिस्ट का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू राइट ऑल द साइंटिस्ट नेम। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे वो हमारे थे लेवॉन हुक। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए वो है हमारे पुरकिन जी।
and the third scientist is Robert Brown. ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इन तीनों साइंटिस्ट के बारे में, व्हाट डज दिस फ्री सेल मींस? एनिमल सेल। और ये जो सेल था इन्हें एक्वाटिक नेचर में मिला था, यानी कि पानी के अंदर मिला था। ठीक है, उसके बाद पुरकिंजी ने क्या डिस्कवर किया था? पुरकिंजी ने डिस्कवर किया था हमारा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। सो ही डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्म जिसे हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने इन द ईयर 1831 एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी, वो था हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे अब हमारी बॉडी का ब्रेन होता है, हम सबके पास ब्रेन होता है, ठीक है, वो ये डिसाइड करेगा कि हम लोग क्या एक्शन परफॉर्म करें, क्या कब हमें सोना है, कब हमें खाना है, कब हमें पढ़ना है, कभी टीवी देखना है। तो ये सारी चीजें जितनी भी है वो सारा हमारा ब्रेन डिसाइड करता है। ठीक है, वो हमारी बॉडी को जो है इंस्ट्रक्शन देता है परफॉर्म करने के लिए। तो सेम जो हमारा सेल है उसका ब्रेन होता है हमारा न्यूक्लियस। वो जो सेल है वो न्यूक्लियस जो है वो सेल को इंस्ट्रक्शंस देगा, अब आपको ये काम करना है, अब आपको ये काम करना है। ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं न्यूक्लियस के जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो हम लोग न्यूक्लियस वाले टॉपिक को सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, द ब्रेन of the cell. ओके, सो अब आप लोगों को मैंने बता दिए हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, सबसे पहले इस सेल को किसने डिस्कवर किया, उसके बाद फ्री लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था। देखना, ये जो सेल है रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया था वो डेड सेल था। आफ्टर डेथ हमने बात की पुरकिंजी के बारे में, कौन से, और याद रखना कौन से ईयर में उन्होंने क्या चीज डिस्कवर किया है। तो पुरकिंजी ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किया, और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये चारों के चारों साइंटिस्ट के नाम और जिस ईयर में इन्होंने काम किया है प्लस क्या डिस्कवर किया है, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर मैं आपको रात को उठा के पूछूं कि बेटा बताओ डिस्कवरी किसने की, तो आप लोगों के दिमाग में छपा होनी चाहिए ये बात कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, और फ्री लिविंग सेल या फिर एनिमल सेल की डिस्कवरी लिवॉन हुक ने की थी, और जो हमारा प्रोटोप्लाज्म था उसकी डिस्कवरी की थी हमारी पुरकिंजी ने। अब सेल थ्योरी मतलब एक ऐसी थ्योरी जो कि सेल को पूरी तरीके से डिफाइन करने वाली है, वो थ्योरी होती है हमारी सेल थ्योरी। ये नाम हमेशा याद रखना, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, इवन बीएससी में, हायर एजुकेशन में, ये नाम आपको हमेशा याद होना चाहिए। जो है सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय शेडलन एंड स्वान। ये दो वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। अब देखो मैम, आपने ये तो बता दिया कि सेल थ्योरी दी किन साइंटिस्ट ने दी, बट अभी तक आपने ये नहीं बताया कि सेल थ्योरी थी क्या एग्जैक्टली। सो सेल थ्योरी क्या थी? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स are composed of सेल। मतलब इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से मिलके बनते हैं। मैम आप क्लास 9 को पढ़ा रहे हो, इतना डिफिकल्ट सा वर्ड क्यों लिख दिया है ना, तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हो मेड अप ऑफ। ठीक है, जिन लोगों को कंपोज याद नहीं रहेगा वो मेड अप ऑफ सेल भी लिख सकते हैं। अब बारी आती है एक और साइंटिस्ट जिसको हम लोगों जिसके बारे में
एक और साइंटिस्ट थे जो कि हमारी सेल थ्योरी का एक पार्ट समझ लीजिए आप, बेसिकली वो भी सेल को जो डिस्क्राइब ही करते हैं। सो उनका नाम था आर विरकाउ। ठीक है, अब इन आर विरकाउ ने क्या थ्योरी दी थी, इस थ्योरी का आपको नाम याद होना चाहिए। जैसे आपको सेल थ्योरी याद है ना कि किस साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी, वैसे ही इन साइंटिस्ट की आपको थ्योरी याद होनी चाहिए। और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, ओमनी जेल से याद रख लेना। ठीक है, सो थ्योरी थी ओमनी सेलुलाइड। ठीक है, सो ये थी हमारी थ्योरी जो कि हमारे विरकाउ ने दी थी। और इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया था, मैम आप आपने इतना अजीब सा नाम लिख दिया है, ठीक है, ओमनी चेल से याद भी कर लेंगे, बट अगर डिटेल में आ गया तो क्या लिखना है। कोई दिक्कत नहीं है। सो आई एम गोइंग टू राइट द डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर, चलो ग्रीन से लिखते हैं। हमारी जो ओमनी सेलुले है, ये हमें क्या बताती है कि देखो, ऑल द सेल्स, जितने भी सेल्स हैं वो सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिस्कवर होके बनते हैं। ऑल द सेल्स आर फॉर्म्ड ठीक है। जो हमारे आर विरकाउ थे, उन्होंने ये बोला था कि जितने भी सेल्स आज की डेट में प्रेजेंट हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो पहले एग्जिस्ट करते थे सेल, उनसे बन के आया था। अब इन सब लोगों ने बेसिकली सेल के बारे में ही बात की थी। अब क्वेश्चन आता है कि अब मैंने आपको सारे साइंटिस्ट बता दिए, सारी थ्योरीज बता दी है। आप जरा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो जो इस चैप्टर के नाम में लिखा है, why the cell is known as the fundamental unit of life। अब जिसको आंसर पता है फटाफट से वीडियो पॉज करके एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। और अगर आप लोगों का आंसर मेरे से मैच करता है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव अ क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं हाईलाइट करके, why cell is known as the fundamental unit of life। यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फंडामेंटल यूनिट क्यों होता है सेल। देखो, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है सेल। और वो यूनिट खुद में इतनी जो है डेवलप्ड होती है कि वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सके। अब देखो, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, मैम पेपर तो इंग्लिश में लिखना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इंग्लिश में लिखेंगे। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। क्या मैंने अभी आपको बताया कि जो सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, उसके बाद होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इतना तो हमने एज इट इज क्वेश्चन से लिख लिया है। अब आगे क्या लिखना है, सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेल है वो जितने भी लाइफ को जिंदा रखने के लिए जो प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होते हैं वो सब हमारा सेल परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके अलावा सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो सेल है
अभी आपने देखा कि यार विरकाउ ने बोला कि ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बना होता है। इसका मतलब जो ये सेल है ये खुद में इतना सफिशिएंट है कि ये खुद से रेप्लिकेट कर सके। सो सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। ठीक है, आ गई समझ में आपको बात? अब देखो हमने सारी की सारी चीजें तो बात कर लिया। इसका अब क्या मतलब हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सबका सेल क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक। ओके, अब फटाफट से नोट्स कर लीजिए आप ये सारी चीजें। और अब हम लोग जो है इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि जो हमारा सेल है, जैसे अब आपको पता है जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो भी दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब जैसे कि ये सेल है तो इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा कैटेगरी के वाइज। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं सेल्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। सो बेसिकली इज इट विजिबल? हाँ। सो बेसिकली अब हम लोग जो है दो टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सो नंबर 1 होगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ठीक है, अब जो हमारे सेल है ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर की बात करें तो बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। सो देखो जब भी आपको कुछ डिफिकल्ट सी टर्म्स दिख जाती है बायोलॉजी के अंदर और आपको समझ नहीं आ रहा, आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हो उसका मतलब क्या होता है, और जब तक मतलब नहीं पता हो तब तक हम डेफिनेशन नहीं लिख सकते। एक बार चीज का मतलब पता चल जाए ना तो हम कुछ हद तक डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन जो है उस वर्ड को डिफाइन करती है। ठीक है, सो बायोलॉजी में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको वर्ड्स को तोड़ना सीखना होगा। यूनी का मतलब सबको पता होता है, वन होता है। ठीक है, और सेलुलर का मतलब यहाँ पे क्या है? सेल। हो गया ना क्लियर? वो सेल, वो सेल जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अगर हम लोग मल्टी की बात करें तो आपको पता है मल्टी का क्या मतलब होता है? मोर देन 2। और अगेन सेलुलर इज सेल। सो क्या आप लोग मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर की डेफिनेशन लिख सकते हो? सो देखो यूनिसेलुलर organisms are those who have only one cell। इजी था, मैंने आपको बोला दो वर्ड्स में तोड़ लीजिए, स्प्लिटिंग कर लीजिए वर्ड्स की। तो सबसे पहले आपको मिला वन और दूसरा मिला सेल। अब फटाफट से डेफिनेशन लिख दो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज हु हैव ओनली वन सेल। अब एग्जाम्पल, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन जो है वो आपके एग्जाम्पल्स के बिना इनकम्प्लीट होती है। सो एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। और क्या क्या एग्जाम्पल्स ले सकते हो आप? बैक्टीरिया, ठीक है। अब बारी आ जाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो जैसे कि आपने देखा मोर देन 2 सेल्स है तो डेफिनेटली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स
लिखा है यहाँ पे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दो। अगर हम लोग इनके एग्जांपल्स की बात करें तो बेसिक एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि प्लांट हो गया हमारा, एनिमल हो गया। ओके, सो सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में भी हमारे पास दो टाइप के जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं यूकैरियोटिक्स और दूसरे होते हैं प्रोकैरियोटिक्स। सेकेंड आर प्रोकैरियोटिक। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जो एक डिफरेंट सी टर्म देखने को मिल जाए एग्जाम में और आपको उसका मतलब नहीं पता हो, तो आपको क्या करना है, उस टर्म को जो है डिवाइड करना है दो में, ठीक है। और यू का मतलब होता है न्यू एंड कैरियोटिक का मतलब होता है सेल। यहाँ पे प्रो का मतलब होता है ओल्ड या फिर आप प्रिमिटिव बोल सकते हो, एंड कैरियोटिक इज अगेन सेल। अब क्या आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो बहुत इजीली? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। देखो, यूकैरियोटिक cells are those which have well defined nucleus, well developed लिख लीजिए। ओके, अब जो हमारे ओल्ड यानी कि प्रिमिटिव वाले या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका जो सेल है यानी कि प्रोकैरियोटिक cells are those which do not have, या फिर आप इन दोनों की जगह पे लिख सकते हो सिर्फ लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ओके, समझ में आ गई बात? नाउ अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, सो एग्जाम्पल्स में आप यूकैरियोटिक्स में लिख सकते हो। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। एग्जाम्पल एनिमल, प्लांट्स, और अगर सॉरी आई हैव रिटन इट इन रॉन्ग वे। एग्जाम्पल्स हो गए एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है। ये हो गया हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल। और अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो एग्जाम्पल आ गया जाएगा हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया। सो यहाँ पे हमारी जितनी भी क्लासिफिकेशन थी सेल की, ऑर्गेनिजम्स की, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। आपका जो सिलेबस है उसमें हम लोगों को यूकैरियोटिक का डिटेल करना है, यानी कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उन सब के बारे में डील करना है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। आई एम गोइंग टू इरेज इट। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स की ऑफ यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ जो है यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में ही डिटेल दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में, उसमें से 10 जो है वो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग PM से डिनोट करेंगे, ठीक है। सेकेंड हो जाएगी हमारी सेल वॉल, थर्ड है हमारा न्यूक्लियस, फोर्थ है साइटोप्लाज्म, फिफ्थ इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
is lysosomes. Seventh is mitochondria. ओके, 7 हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद आपका बच जाता है प्लास्टिड। 9th is vacuole, and at last 10th is priosomes। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को डील करनी है। और हम अब सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, सो आई एम गोइंग टू इरेज इट। किसके बारे में बात करनी है हमें डिटेल में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इट इज आउटर कवरिंग ऑफ सेल। दूसरी चीज, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ये तो क्या कहाँ पे प्रेजेंट है? अब जो है हम लोगों को बात करनी है इसके किससे बनता है। ठीक है, एक मिनट, मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ, मेड अप ऑफ बहुत सारी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके। सबसे पहले होता है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ओके, और जो लास्ट कंपोनेंट जो है हमारा बस, ठीक है, सेल वॉल के होते हैं 4 कंपोनेंट। सो अब एक बार स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर के लिए चलो ग्रीन मार्क लेते हैं। हम लोग देखेंगे पहले इस लिपिड का स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड से ही मिलके बनी होती है। मेजर अमाउंट में लिपिड प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा लिपिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हो ये होता है हमारा हेड, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम टेल बोलते हैं। ये क्या, हेड, ये टेल। ओके, अब जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। अब फिर से मैम प्रॉब्लम हो गई, अब हमें तो नहीं पता हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या होता है। सो अगेन क्या करना है आपको, वर्ड को करना है स्प्लिट। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फिलिक का मतलब होता है लविंग। सो टुगेदर हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब हो जाएगा, वाटर लविंग। अब हाइड्रोफिलिक का, हाइड्रो मीन्स अगेन वाटर, फोबिक मीन्स हेट। ठीक है, वैसे तो फोबिक का मतलब डर होता है, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे हेट से काम चला लेंगे। सो हाइड्रोफोबिक वो पार्ट होता है जो कि वाटर से नफरत करता है, वाटर से दूर भागता है। ठीक है, अब प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे हम लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सो ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला पार्ट कौन सा है, हाइड्रोफिलिक, और जो ये टेल वाला पार्ट है जो कि आपके दोनों लिपिड बाइलेयर के बीच में आता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। जो ये
अरेंजमेंट यानी कि हेड साइड ऊपर होगा और टेल साइड जो है हमेशा जो है दोनों लेयर्स के बीच में होगी। ये इसी वजह से जो हमारी टेल्स है वो वाटर फोबिक होती हैं, यानी कि वो कभी भी वाटर को पास नहीं होने देंगे। अगर हमारा जो वाटर है सॉरी जो टेल पार्ट है ये हमेशा लिपिड बाइलेयर के ऊपर होगा। उसके बाद हमारे जितने भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ना वो भी यहीं पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मान लो प्रोटीन्स हो गए, हमारे प्रोटीन चैनल्स होते हैं कुछ, ठीक। सो अभी आप लोगों को जस्ट मैंने बताया कि क्या है, इट इज अ लिपिड बाइलेयर। दूसरी चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हेल्प कराती है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब वो ट्रांसपोर्टेशन जो है मतलब अगर सपोज ये सेल है हमारा, इसे हम कंप्लीट कर देते हैं, जैसे कि अब हमारा सेल है तो इस सेल के अंदर अगर कोई चीज जा रही है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी कि किस किस चीज को वो अंदर जाने देगी और किसको नहीं जाने देगी, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन is selectively permeable. For transportation, ठीक है, in the form of ATP। एटीपी जो होती है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, ठीक है। और कोई भी अगर हमारे सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हमेशा फुलफिल की जाती है एटीपी से, ओके। अब दूसरी चीज, अगर आप फुल ऑन एनर्जेटिक हो तो आप सारे काम स्पीड से कर लोगे, तो क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सप्लाई हो रही है तो ये फास्ट प्रोसेस होगा, ओके। अब हम लोग बात करने वाले हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। देखो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर, एक मिनट, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें हमें एनर्जी की नीड नहीं होती, नीड ऑफ एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। दूसरी चीज, क्योंकि अब हम यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करा ही नहीं रहे हैं तो वो जो प्रोसेस है वो स्लो होगा, ओके। अब जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है, ठीक है। इट फॉलो लॉ ऑफ डिफ्यूजन। लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है हमें तो नहीं पता, तो हम बताएंगे आपको। लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ कंटेंट from high concentration to low concentration, ओके। जैसे कि अब हम लोग गैस की बात करें तो CO2 और O2 के बीच में जो है चेंज होता है। जब सेल के अंदर CO2 ज्यादा हो जाती है तो कंसंट्रेशन जो है CO2 की ज्यादा है तो सेल से बाहर निकल जाएगी, अगर O2 की ज्यादा है तो और ऑक्सीजन जो है वो अंदर आएगी। अब अगर हम वाटर कंटेंट्स का भी इनटेक होता है, सो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस, ओके। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको, एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में। याद रखना जो भी वाटर का और जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है उसे हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना उसके अंदर हम लोग हेल्प लेते हैं प्रोटीन चैनल्स की, नीड प्रोटीन चैनल्स, ओके। एक और चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ज्यादा डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में, बस इतना समझ लीजिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम लोग
सेल जो हमारी मूवमेंट होगी मटेरियल्स की, उसमें हम लोग किसी स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल का या फिर प्रोटीन पोर की हेल्प से जो है डिफ्यूजन कराते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग देखो ट्रांसपोर्टेशन तो हो गया, अभी जरा हम लोग इरेज कर देते हैं। अब आप लोगों को समझना है कंडीशंस ऑफ सेल ऑफ अ सेल इन डिफरेंट एनवायरमेंट। ओके, सो कंडीशन ऑफ सेल इन डिफरेंट एनवायरमेंट से आपका क्या मतलब है? देखो हम एक पर्टिकुलर सेल लेंगे, जैसे हमने ये सेल ले लिया, इसको हम तीन अलग अलग कंडीशंस में रखेंगे। तीन अलग अलग कंडीशंस प्रेजेंट होती है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन होगी हमारी हाइपरटोनिक। आप लोग बोलोगे मैम हमें नहीं पता, बताएंगे। दूसरी कंडीशन होती है हाइपोटोनिक, और तीसरी कंडीशन होती है आइसोटोनिक। सबसे पहले हम लोग, मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हाइपोटोनिक है ये क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है और आइसोटोनिक क्या होता है। सो हाइपोटोनिक होता है जब कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम ज्यादा होती है सेल की कंसंट्रेशन से। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम is high than that of cell। जैसे अभी आप लोग देख लो, किशमिश चीनी के पानी में और जो नॉर्मल पानी है उसमें जो चीनी का कंटेंट है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। अब जैसे आप लोग सपोज मान लीजिए आप लोगों ने एक ग्लास लिया है, ठीक है, तो आपने एक ग्लास में पानी है, दो इक्वल अमाउंट की ग्लास ली है, एक ग्लास में आपने 2 चम्मच चीनी डाली है और दूसरे ग्लास में आपने आधा चम्मच चीनी डाली है। सो कौन सी जो ग्लास है उसका ज्यादा मीठा पानी होगा? ऑब्वियसली जिसमें हमने 2 चम्मच चीनी डाली है। तो ये वही सिचुएशन है, ठीक है। मतलब जो सेल है उसके पास सिर्फ आधा चम्मच चीनी है और जबकि हमारे जो सराउंडिंग मीडियम है उसके पास 2 चम्मच चीनी है, कुछ ऐसा आप समझ लीजिए। अब हाइपोटोनिक में क्या होता है, जब सेल के पास 2 चम्मच चीनी हो और मीडियम के पास आधा ही चम्मच चीनी हो। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सेल इज हाई देन दैट ऑफ सराउंडिंग्स, ठीक है, या फिर मीडियम। अब तीसरी सिचुएशन आती है, आपने 2 ग्लास पानी में, एक में भी 1 चम्मच चीनी डाली, दूसरे में भी 1 चम्मच चीनी डाली, दोनों बराबर मीठे होंगे। सो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सेल एंड मीडियम इज सेम। अब एक एक करके हम लोग अपने जो 3 हमने कंटेनर्स बनाए हैं इसमें जो है हम लोग मीडियम फिल कर देते हैं, और ये वाला सेल को हम एक एक करके जो तीनों कंडीशंस है इसमें पुट करके देखेंगे। तो एक ब्राइट कलर का मार्कर, और ये हो गया आपका सेल, ठीक है। यहाँ पे आपने रख दिया अपना दूसरा सेल और यहाँ पे आपने रख दिया तीसरे कंटेनर में सेल्स। अब जैसे आपको पता है कि मूवमेंट होती है अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब क्योंकि जो एनवायरनमेंट बाहर का एनवायरनमेंट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो जो सेल है वो उसे बैलेंस आउट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सेल का जितना भी पानी है वो बाहर निकल जाएगा, जितना भी कंटेंट है साइटोप्लाज्म का वो बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल जो है श्रिंक हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन होती है कि जब जो है सेल में कंटेंट ज्यादा होता है तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, बाहर से अंदर जाएगा उसे बैलेंस आउट करने के लिए। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा।
जैसे अगर आपने कभी देखा हो, आप किशमिश को पानी में भिगो देते हो तो थोड़ी देर बाद जो किशमिश है वो पूरी मोटी मोटी हो जाती है। पहले कितनी मतलब एकदम श्रिंक सी थी, भुजी हुई थी, बट अब वो एकदम फ्रेश फ्रेश हो जाती है। आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होता है, कुछ अमाउंट अंदर भी आती है और सेम अमाउंट बाहर भी जाती है, दोनों चीजें हो रही है। सो नेट मूवमेंट जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। अब जो हमारा सेल जो है वो श्रिंक हुआ है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ओके, जब भी सेल से जो पानी बाहर जाता है और वो श्रिंक हो जाता है उसे हम लोग प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। और जब सेल स्वेल अप हो जाता है तो उसे हम लोग साइटोलिसिस बोलते हैं। ओके, और लास्ट कंडीशन हो जाएगा और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। हाइपोटोनिक में जो सेल है वो स्वेल अप हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं साइटोलिसिस। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आता है, नो नेट मूवमेंट शोन, सो नो नेट चेंज। अब नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली हम बात करने वाले हैं वो है हमारी सेल वॉल, ठीक है। अब जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है प्रेजेंट। सो एक बात अभी से पहले हम लोग लिख लेते हैं, सेल वॉल कहां पे प्रेजेंट है? ओनली इन प्लांट। ओके, प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग। सेकंड, हमें इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था हमारे रॉबर्ट हुक ने। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कौन सी ईयर में किया था? 1665 में। ओके, अब किससे मिलके बनती है हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल जो है उसके कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। देखो, सेल वॉल के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज सेलुलोज मेड अप ऑफ नंबर 1 सेलुलोज, नंबर 2 एक्टिन, 3 कार्बोहाइड्रेट, 4th इज हेमीसेलुलोज। सो इन चारों कंपोनेंट से मिलके हमारी जो है सेल वॉल बनती है। ओके, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, मार्कर चेंज कर लेते हैं। एक और पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, डेड सेल होता है ये, डेड पार्ट ऑफ द सेल। हमारे प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करना, इसका मतलब क्या होगा? इट विल प्रोटेक्ट द प्लांट सेल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरीज, मैकेनिकल इंजरीज क्या होते हैं? जैसे चोट लग जाना, कोई टहनी टूट जाती है, ठीक है, कहीं पे कट्स लग जाते हैं, तो ये सारी चीजें हो जाती है मैकेनिकल इंजरीज, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, प्रोवाइड टर्जिडिटी और रिजिडिटी, दोनों चीज प्रोवाइड कराता है। हमारा जो सेल है वो टर्जिडिटी भी प्रोवाइड कराएगा और रिजिडिटी भी प्रोवाइड कराएगा। ये रिजिडिटी क्या होता है? बेसिकली हार्डनेस होती है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तीसरा फंक्शन जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस आउट करता है, बैलेंस ऑस्मोटिक प्रेशर।
ये क्या होता है, क्यों होता है, इसका आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। और एक क्लास में लिख लीजिए आप, इट इज गोइंग टू सपोर्ट ऑल आवर डेवलपमेंट। बस आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ी है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सेल जो है वो किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम बताए थे, लिवॉन हुक, रॉबर्ट हुक, ये सारे। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि जो सेल है वो हम लोग अगर उसकी क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, तो कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, और अगर हम लोग उसकी डेवलपमेंट के बेसिस पे बात करें तो कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक एक करके जो है यूकैरियोटिक सेल का, जैसे कि हमें डिटेल गिवन है, तो हमने यूकैरियोटिक सेल की स्टडी स्टार्ट कर दी है। हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, सेल वॉल और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बचे हुए अभी हम 2-3 लेक्चर्स में बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। जितने भी हमारे पास जो ऑर्गेनेलिज मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई थी उन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। So that's all for today's lecture. I hope you enjoyed this lecture, and if you so, please hit the like button. If you are new to our channel, so please press the subscribe button and also on the bell notification icon. कोई भी प्रॉब्लम हो इस पर्टिकुलर जो मैंने आज को आपको आज पढ़ाया है उन सब चीजों में, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर छोड़ के जाइएगा, ठीक है। और जो नोट्स हैं या तो आपने वीडियो के साथ साथ बना लिए होंगे, बट अगर आपने अभी तक वीडियो के साथ साथ नोट्स नहीं बनाए हैं, सो मैं उन मेरे हैंडमेड नोट्स जो हैं, जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाए हैं, उनका लिंक जो है मैं नीचे PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आप वहां से डाउनलोड करके आप अपने नोट्स खुद बना सकते हो, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडिंग हार्ड एंड कीप योरसेल्फ फिट एंड हेल्दी। थैंक यू।